ओके। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर होता क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग एक मैटर को डिफाइन करते हैं और उसके कितने क्लासिफिकेशन मतलब कितने टाइप्स होते हैं, किन 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 तरीक़ों से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले देखते हैं मैटर है क्या। देखो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास एंड कैन बी फेल्ट बाई वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, हमारे आसपास में जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर आप उसको किसी भी जगह पे रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके पास मास होगा अपना। ठीक है, और उसको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन में से किसी भी सेंस ऑर्गन से उसको महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि आपके टेबल पे बुक रखी हुई है। ठीक है, वो जहाँ पे रखा हुआ है, बुक जहाँ पे आपने रखा है, वो कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर ही रहा होगा, वो एक मैटर है। ठीक है, उसका अपना कुछ मास होगा। ये मास क्या हो गया? अमाउंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट। सपोज दैट कि ये एक पेन है, ये एक प्लास्टिक से बनी हुई पेन है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कितने प्लास्टिक का रिक्वायरमेंट हुआ, कितने प्लास्टिक का ज़रूरत हुआ इसको बनाने के लिए, इस प्लास्टिक के अमाउंट को इस पेन का मास बोल देते हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है, क्या क्या है। जैसे मैटर के एग्जांपल में एयर, वाटर, मेटल्स, एनिमल्स, नॉन मेटल जितने भी हैं वो सारे के सारे मैटर है। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी जो है ना, सभी के सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, इन सभी के पास अपना मास होता है। ठीक है, और इसको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन, जैसे हमारे पास जितने भी सेंस ऑर्गन है, ठीक है, उनमें से एक या एक से अधिक सेंस ऑर्गन से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मास हो गए, सॉरी मटेरियल हो गए, मैटर हो गए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक्चुअली में मैटर को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग दो क्राइटेरिया यूज करते हैं। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। एक्चुअली में फिजिकल क्या होता है ना, ये डायरेक्ट डिपेंड करता है शेप, साइज, वॉल्यूम, इन सभी पे। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके शेप, साइज, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में डिवाइड करना, वो कहलाता है उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये दो क्लासिफिकेशन है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कैसा हमने बताया था, शेप, साइज, वॉल्यूम। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मटेरियल मैटर को तीन पार्ट में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉलिड का क्या है, देखो, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। जैसा कि पहले बता दिया था कि ये जो क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल, वो शेप और वॉल्यूम दोनों पे होता है। ठीक है, तो सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम होता है ना, वो फिक्स होता है। ठीक है, और तो और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है। मान लो कि ये सॉलिड के दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, और जिस कारण इन दोनों के बीच में जो स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब सिंपली बात है ना कि अगर मान लो इन दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा ताकत से करेंगे, तो इन दोनों के बीच में स्पेस बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के साथ में हो जाएंगे। इसका मतलब कि देखो यहाँ पे वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, सॉलिड में फोर्स ज़्यादा हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, और जिस कारण उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, और इसकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। ठीक है, चलो ये हमारे पास था कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड के। अब अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है। ठीक है, बट शेप फिक्स नहीं होता। सपोज दैट कि आपके पास अगर 1 लीटर वाटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर वाटर, ठीक है, आप इसको एक गिलास में रखिए तो भी ये 1 लीटर ही रहेगा, या फिर तो एक बॉटल में रखिए, ठीक है, तो भी ये 1 लीटर ही रहेगा। हाँ, शेप चेंज होगा, जब इसको ग्लास में रखिएगा तो ग्लास के शेप का होगा, बॉटल में रखिएगा तो बॉटल के शेप का होगा, बट वॉल्यूम इसका जो है 1 लीटर ही होगा। तो इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है और शेप अलग अलग होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वीक होता है, सॉलिड से वीक होता है।
सॉलिड का जो फोर्स होता है उससे बहुत ही कम होता है इसका मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, और जिस कारण इसके मॉलिक्यूल मूव करते हैं, दे आर फ्री टू मूव, और यही कारण है कि इसकी शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉलिड से तो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी का मतलब हो गया घनापन, ये सॉलिड से कम डेंस होता है, कम घना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग गैस। गैस में क्या है, देखो, गैस का नेदर डेफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो इसका डेफिनिट शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं होता है। आप सपोज दैट कि अगर सपोज दैट कि कहीं से कुछ धुआं निकल रहा है, तो जैसे ही वो धुआं बाहर आता है, सपोज दैट चूल्हे से धुआं निकल रहा है, तो जैसे ही धुआं बाहर आता है पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और ना ही शेप फिक्स है। ठीक है, इसके ऐसा होता क्यों है, तो एक्चुअली में गैस का जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और जिस कारण ये मॉलिक्यूल मूव करते हैं इधर उधर, इस पर कोई फोर्स नहीं होता है और ये आराम से मूव करते हैं। और इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा मूव करते हैं तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, डेंसिटी की अगर बात करें तो चूंकि ये मॉलिक्यूल बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिस कारण इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही कम। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी क्या है इसमें, सॉलिड और लिक्विड को हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। देखो होता क्या है ना कि सॉलिड का मॉलिक्यूल पास पास होता है, उसको और पास अप नहीं कर सकते, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। बट गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है ना, बहुत ही दूर होता है, आप गैस के मॉलिक्यूल को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके, टेम्परेचर को कम करके इसके मॉलिक्यूल को आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बट सॉलिड और लिक्विड को हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ वी विल सी द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को दो पार्ट में बांटा गया, प्योर और मिक्सचर। मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर तो मिक्सचर। प्योर में क्या होता है, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसका कंपोजिशन फिक्स होता है और उसको कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड से। जैसे आप देख लीजिए फिजिकल मेथड में क्या आ जाएगा, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, इन सभी मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मिक्सर में क्या होता है, दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सब इसकी कंपोजिशन फिक्स होती है, मिक्सर में कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और मिक्सर को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर भी सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लो वाटर, H2O, ये एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फिक्स कंपोजिशन से बना हुआ है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अगर आप इसको ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे कर दें, कंपोजिशन को चेंज कर दीजिएगा, तो ये एक दूसरा चीज़ बन गया, ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर का एक अपना फिक्स फॉर्मूला है, फिक्स कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। अब अगर इसमें बात करें, जैसे मान लो कि अगर आपके पास मिक्सचर में सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप 2 चम्मच सॉल्ट 1 लीटर पानी में डालिएगा तो ही सॉल्यूशन बनेगा, आप कितना भी सॉल्ट डालिए, ठीक है, डिजॉल्व होने लायक, तो वो एक मिक्सचर बनेगा। और इसको आप इवेपोरेट करके अलग भी कर सकते हैं, तो इवेपोरेशन एक फिजिकल मेथड है। ठीक है, इसका मतलब हुआ मे बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में, स्पेशली कि प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में बांटा गया। एक्चुअली में प्योर सब्सटेंस को ना दो पार्ट में बांटा गया, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ देखो, एलिमेंट क्या होता है, इट कैन नेदर बी डिकम्पोज्ड इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। ना ही इसको आप सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं और ना ही इसको सिंपल सब्सटेंस से बना सकते हैं। मान लो कि अगर आपके पास एक आयरन का ग्रिल है, आयरन का ग्रिल है, ठीक है, आप उसको तोड़ करके ऐसा नहीं होगा कि एक को एल्युमिनियम एक को कॉपर बना दिए। आयरन को अगर तोड़िएगा, ठीक है, आयरन के ग्रिल को, तो वो आयरन ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप एलिमेंट को ना तो किसी दूसरे मटेरियल से बना सकते हैं और ना ही सिंपल मटेरियल में इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट। इट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम।
ठीक है। सबसे अच्छा इसका डेफिनेशन है ना कि एलिमेंट सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। जैसे आप देख लीजिए ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, हीलियम, ये सभी जितने भी हैं सारे के सारे एलिमेंट आप जितने भी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ऑक्सीजन को तोड़ करके आप नाइट्रोजन और कार्बन बना दिए, या फिर तो ऑक्सीजन को तोड़ करके आपने दो हाइड्रोजन का एटम बना दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट। ठीक है, एक ही तरह के एटम से बने हुए जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग बोल देते हैं एलिमेंट। चलो, एलिमेंट को कितने टाइप में बांटा गया, तो एक्चुअली में एलिमेंट को तीन टाइप में बांटा गया, तीन पार्ट में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल की प्रॉपर्टी हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है, दे आर जनरली सॉलिड, हार्ड, मेलेबल, डक्टाइल, टेंसाइल, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ एग्जांपल हमारे पास है कॉपर, आपने देखा हो कॉपर का वायर, ठीक है, तो वायर क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये प्रॉपर्टी कैसा है, कंडक्टर मेटल का प्रॉपर्टी है। उसी तरह से जिंक है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सारे के सारे मेटल हैं। अब अगर बात करें नन मेटल का, तो नन मेटल हमारे पास देखो दिया हुआ है क्या, नन लस्ट्रस। नन मेटल क्या होगी, नन लस्ट्रस होता है, ब्रिटल होता है, आप इसको अगर थोड़े से पीटिएगा ना तो ये चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हमारे पास सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे के सारे जो है नन मेटल हैं। ठीक है, इसमें मेटल की जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। ठीक है, अब अगर थर्ड पॉइंट पे बात करें एलिमेंट के थर्ड पार्ट को, तो इसमें देखो दिया हुआ है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है ना, इसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है, कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से रिसेंबल करता है तो कुछ नॉन मेटल से। इसमें कुछ एग्जांपल है आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये सभी कुछ मेटलॉइड के एग्जांपल है। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास था एलिमेंट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जरा कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होता है, सिंपली देखो, कंपाउंड इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय सम केमिकल मेथड। एक्चुअली में सब कंपाउंड क्या होता है ना, देखो सिंपली पहले समझो, इट इज फॉर्म बाय टू और मोर एलिमेंट इन डेफिनिट प्रपोर्शन। कंपाउंड जो होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट से बनता है, बट वो एलिमेंट जो है डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर वाटर को बनाना है तो वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O, ये डेफिनिट कंपोजिशन इसका है। ठीक है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसका कंपोजिशन फिक्स है और ये अलग अलग एटम से बना हुआ है, तो हम लोग इसको एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एलिमेंट एक ही तरह के एटम से बना हुआ होता है। ये क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल, तो वाटर क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, आप दुनिया में कहीं भी जाइएगा तो वाटर का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, आप इसको फिजिकल मेथड से तो तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड से आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, तब हो सकता है आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, अलग अलग इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड वो नहीं है। तो कंपोनेंट को आप केमिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते हैं, सॉरी, केमिकल मेथड से ही तोड़ सकते हैं कंपाउंड को, फिजिकल मेथड से आप नहीं तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड को कितने टाइप में बांट सकते हैं, तो देखो बेसिकली जो है ना, देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप में बांट सकते हैं कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है, ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स। एक्चुअली में ऑर्गेनिक क्या है ना, ओरिजिनली शुरू में स्टार्टिंग में, अभी तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना, लिविंग सोर्स से मिलते थे पहले। और एक्चुअली में इसमें क्या है, कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एटम। सबसे अच्छा पहचानने का इसका तरीका है, इसमें कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। कुछ एग्जांपल हमारे पास देखो दिया हुआ है, फैट, स्टार्च, ये सारे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल है, ये हम लोगों को लिविंग बीइंग से मिलते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक ना नॉन लिविंग से मिलता है हम लोगों को, नॉन लिविंग सोर्स से। जिस तरह से ऑर्गेनिक लिविंग सोर्स से मिलता था, ये नॉन लिविंग से। कुछ एग्जांपल देखो, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, मार्बल, ये सभी हम लोगों को लिविंग बीइंग से नहीं मिलते, या तो मिनरल्स के होते हैं, ठीक है, या फिर तो नॉन लिविंग से मिलते हैं। ठीक है, देखो कंपाउंड को ना हम लोग
कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड में भी डिवाइड कर सकते हैं। कंपाउंड को हम लोग कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड में भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो है ना, कंपाउंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड, ठीक है, एज कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एक हमारे पास क्या था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट क्या होता है ना, कोवेलेंट जनरली किस में बनता है, एक नन मेटल और नन मेटल के बीच में। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ठीक है, नन मेटल के बीच में। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, इलेक्ट्रॉन उसमें शेयर होता है। ठीक है, ट्रांसफर नहीं होता है। और आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ज़्यादातर मेटल और नन मेटल के बीच में बनता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, और नन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, मेटल और नन मेटल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये बन जाता है प्लस, और ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ये माइनस बन जाएगा, और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड में मेटल और नन मेटल, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये प्लस बना देता है, और नन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये माइनस बना देता है। और इस तरह से इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड, ये जो आयंस फॉर्म होता है जिस कारण हम लोग इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास देखो दिया हुआ है मिक्सचर। ये मिक्सचर क्या होता है, देखो सिंपली मिक्सचर तो हमने पहले ही देख लिया था, इसकी जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होता है, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। कितने पार्ट में इसको बांट सकते हैं, तो दो पार्ट में बांटा गया, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, या देखो होमोजेनियस का मतलब क्या हो गया, सम सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसका कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में सेम होता है। जैसे आप देख लीजिए सॉल्ट और वाटर, वाटर में अगर आप सॉल्ट को डिज़ोल्व कीजिएगा तो वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। वाटर के किसी भी पार्ट से आप एक चम्मच सॉल्यूशन को उठाइएगा तो उतना ही आपको सॉल्टी दिखाई देगा जितना दूसरे पार्ट में। तो इसका कंपोजिशन सेम होता है। ठीक है, कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन एवन अंडर माइक्रोस्कोप। इसमें कंपोनेंट, सपोज दैट कि आपने सॉल्ट और वाटर को एक सॉल्यूशन बनाया तो आप माइक्रोस्कोप से सॉल्ट को नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करें हम लोग तो क्या दिया हुआ देखो, डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट। इसकी जो कंपोजिशन है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। ठीक है, और कंपोनेंट को आप देख भी सकते हैं नेकेड आई से ही। जैसे सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, तो सिंपली अगर सैंड और वाटर का सॉल्यूशन आप बनाते हैं, ठीक है, तो नीचे में सैंड ज़्यादा होता है, ऊपर में कम होता है, तो कंपोजिशन अलग हो गया। ऊपर के पार्ट में सैंड कम है, नीचे के पार्ट में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोजेनियस। उसी तरह से मड मतलब कीचड़, ये भी एक हेट्रोजेनियस एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारे पास था मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके।